Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 1 का मॉड्यूल 1 India and the World Through the Ages Lesson 5 Impact of British Rule on India Economic, Social and Cultural 1757 to 1857 जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello students, now we are going to read section 5.2.1 Other Conquest System of Alliances and Annexations। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो ब्रिटिश है वो हम लोग के ऊपर कॉन्कर करते हैं, इन्वेड करते हैं और हमारे साथ ही अलायंस करके हमारे साथ गठबंधन बना के और किस प्रकार से हमारे ऊपर रूल करते हैं, अपना रूल स्टैब्लिश करते हैं। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट the Marathas in 1761 had already provided the stage for the success of British in India. Soon, many more native states came under British control. This was done by a system of alliances called the Doctrine of Lapse and Subsidiary Alliance. Doctrine of Lapse led to a number of independent kingdoms being annexed to the British Empire. These were the states that were enjoying British protection, but their rulers had died without leaving a natural heir to the throne. Their adopted sons could now no longer inherit the property of the or the pension which was granted to them by the British. In this way, Dalhousie annexed the Maratha states of Satara 1848, Sambalpur 1850, Udaipur 1852, Nagpur 1853, Jhansi 1854, and Awadh 1856. In subsidiary alliance, the Indian states that were under British protection had to suspend their armies and still maintain British troops. They also surrendered their control on their foreign affairs and let go of their right to make alliances with other foreign states for any purpose, economic or political. In return, they were given protection by the British from their rivals. अब क्या हुआ कि ये जो भी जो तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो मराठा के विरोध में हुआ था 1761 में, जिससे कि एक अच्छा सा स्टेज, अच्छा खासा एक स्टेज मिल गया। जो ब्रिटिश आए इंडिया में उनको सफलता मिल गई, वो तो ये युद्ध जीत गए। और जो ऐसे ही जो हमारा नेटिव स्टेट था वो किसके कंट्रोल में आ गया? ब्रिटिश के कंट्रोल में। और ये एक सिस्टम के द्वारा किया गया था। सिस्टम था किस चीज का? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलायंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि बहुत सारे जो स्वतंत्र राज्य थे उसको ब्रिटिश एम्पायर ने एनेक्स कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया। और ये जो स्टेट थे वो खुद एंजॉय कर रहे थे, मीन्स अपना खुद का उनका सब कुछ था, और ये जो ब्रिटिश प्रोटेक्शन को वो एंजॉय कर रहे थे। और जो उनके रूलर थे, अगर वो मर जाएंगे, मीन्स बिना किसी अपने वंश को छोड़े हुए अगर वो मर जाते तो उनको गद्दी नहीं दी जाएगी। अगर उन्होंने कोई बेटा को या फिर किसी को भी अडॉप्ट किया है तो वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होगा। ये जो प्रॉपर्टी है वो ब्रिटिश को दे दिया जाएगा। ये क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ठीक है। और इस तरीके से जो डलहौजी थे वो इस डॉक्ट्रिन की वजह से, इस लॉ की वजह से बहुत सारे जो स्टेट थे वो उसको कैप्चर कर लेते हैं। जैसे कि मराठा स्टेट जो सतारा का है, 1848 में उन्होंने उस चीज को कैप्चर कर लिया। संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, झांसी को 1854 और अवध को 1856 में क्या कर लेते हैं? ये सब सारे राज्य को कैप्चर कर लेते हैं। क्यों करते हैं? तो इनमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इन्होंने लागू कर दिया था कि अगर किसी राजा का अपना वंशज नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, तो उसका जो अडॉप्टेड सन है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा, बल्कि कौन बनेगा? गवर्नमेंट बनेगा, इंग्लिश गवर्नमेंट। सब्सिडियरी अलायंस में जो इंडियन स्टेट्स थे वो ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में थे और अपनी आर्मीज को हटा के वो ब्रिटिश के ट्रुप्स को, ब्रिटिश के सैनिक को मेंटेन करते थे। और वो हर एक चीज को सरेंडर कर लेते थे और उनका जो कंट्रोल था फॉरेन अफेयर पे उससे भी हटा दिया गया। और जो ये ब्रिटिश थे वो क्या करते थे रिटर्न में कि अगर आपने मेरा सब बात मान लिया तो आपके ऊपर जो भी बाहर से आके जो भी दुश्मन आप पे अटैक करता है मैं आपको उससे प्रोटेक्ट करूंगा।
The policy of annexation affected not only the Indian rulers but all those who were dependent upon them, such as soldiers, craftspeople, and even nobles. Even the traditional scholarly and priestly classes lost their patronage from these rulers, chieftains, nobles, and zamindars, and were thus impoverished. Thus, by the mid 19th century, no single Indian power was there to challenge or resist the British. Assam, Arakan, northeastern region, and portions of Nepal and Burma were already annexed. 1880 to 1826, the British also occupied Sindh in 1843. तो ये जो एनेक्सेशन का पॉलिसी था वो सिर्फ इंडियन रूलर्स को अफेक्ट करता है, प्रभाव करता है, बल्कि उन लोगों को भी प्रभावित करता है जो कि हमारे इंडियन रूलर्स पे डिपेंडेंट थे, जैसे कि हमारे सैनिक हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, यहाँ तक कि जो विद्वान लोग भी थे वो भी हमारे इंडियन रूलर्स पे ही डिपेंडेंट थे। जो ट्रेडिशनल स्कॉलरी थे या जो प्रिस्टली क्लास थे वो भी अपना इज्जत खो देते हैं, उनका खुद का जो ग्लैमर रहता है वो खो देते हैं अपने रूलर से, जैसे चिफ्टेंस, नोबल्स और जमींदार, इनका खुद का एक क्लास था, वो सारी चीजें वो खो देते हैं। और मिड 19th सेंचुरी में कोई भी इंडियन पावर था जो कि एक भी इंडियन पावर नहीं बचा था जो कि ब्रिटिश को चैलेंज कर सके या फिर उसको रेसिस्ट कर सके। असम, अराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो कि नेपाल का पोर्शन है, बर्मा, ये सब पहले ही कैप्चर कर किए जा चुके थे 1818 से 1826 में। जो ब्रिटिश थे वो सिंध को भी 1843 में जाके कब्जा में ले लेते हैं। एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। ये पिक्चर रानी लक्ष्मीबाई का है जो कि झांसी से बिलोंग करती थी। एंड नाउ बेस्ड ऑन योर understanding, try to solve this in text questions 5.1 इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। The industrial revolution has helped the English merchants accumulate a lot of capital from the countries of Asia, Africa, and America. They now wanted to invest this wealth in setting up industry and trade with India. The mass production of goods through machines that we witness today was pioneered through the Industrial Revolution, which occurred first in England during the late 18th and the early 19th century. This led to a massive increase in the output of finished products. The East India Company helped in financing and expanding their industrial base. During this time, there was a class of manufacturers in England who benefited more from manufacturing than trading. They were interested in having more raw materials from India as well as sending their finished goods back. Between 1793 and 1813, these British manufacturers launched a campaign against the company, its trade monopoly, and the privileges it enjoyed. Ultimately, they succeeded in abolishing the East India Company's monopoly of Indian trade. With this, India became an economic colony of industrial England. Let us learn more about the economic impact on various Indian industries and trade. तो जब हमारा जो औद्योगिक क्रांति हुआ था जिससे जो इंग्लिश व्यापारी थे वो बहुत क्या करते हैं, हमारे राज्य से, हमारे देश से बहुत चीजों को एक्यूमुलेट करके लेके जाते हैं, जैसे कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, यहाँ से बहुत सारे पैसे लूट के लेके जाते हैं। अब उनके पास इतना पैसा हो जाता है, इतनी संपत्ति हो जाती है कि वो उस संपत्ति, उस वेल्थ को इन्वेस्ट करना चाहते थे इंडस्ट्रीज में और भारत में उससे ट्रेड करना चाहते थे। उनका जो मास प्रोडक्शन था उनके सामान का, और जो हम लोग आज मशीन देख रहे हैं, ठीक है, वो सब तब आया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, वो आया था, ठीक है, जब हम लोग के यहाँ औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी उस टाइम का ये मशीन दिया हुआ है। और ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था 18th सेंचुरी के लास्ट में और 19th सेंचुरी के फर्स्ट में, ठीक है। और इससे बहुत सारे मैसिव इंक्रीज हुए किस चीज में, फिनिश प्रोडक्ट्स जो ज्यादा बन के आने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो फाइनेंसिंग और एक्सपेंडिंग को समझते थे कि वो अपने इंडस्ट्रियल को एक्सपैंड करे और जो अपना फाइनेंशियल उसको और ज्यादा मजबूत करे। और इस टाइम तक जो इंग्लैंड के जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो बहुत कुछ बेनिफिट कर चुके थे मैन्युफैक्चरिंग से। मीन्स वो मैन्युफैक्चर करके इतना ज्यादा कमा चुके थे कि उनको ट्रेड में उनका मन नहीं लगता था। वो सिर्फ इस चीज में इंटरेस्ट थे कि वो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स को गेन करे इंडिया से और अपना जो फिनिश्ड गुड्स है उसको फिर से इंडिया में भेज दे। जैसे कि यहाँ से कॉटन लेके जाते थे और वहां से कॉटन के कपड़े बना के यहाँ पे भेज देते थे। कॉटन तो यहाँ से लेके जाते थे बहुत सस्ती दाम पे, लेकिन वहां से जो कॉटन के कपड़े बना के लाते थे वो बहुत ज्यादा महंगे दाम पे यहाँ पे बेचते थे।
ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। और ये जो 1793 से 1830 के बीच जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने एक कैंपेन को लॉन्च किया कंपनी के अगेंस्ट में। इसमें क्या था कि जो ट्रेड होगा वो मोनोपोली तरीके से होगा, और इसमें जो भी चीजें हैं वो सब लोग एंजॉय करेंगे। और वो इस चीज को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको मोनोपोली बनाने में सक्सेस हो गया इंडियन ट्रेड में। और ये जो इंडिया है वो क्या हो गया, इकोनॉमिक जो कॉलोनी था इंडस्ट्रियल इंग्लैंड का, उसमें ये सेटअप हो गया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन इंडस्ट्रीज पे और ट्रेड पे। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ये हम लोग पढ़ने वाले टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा था और ट्रेड क्या था। अर्लियर Indian handloom had a big market in Europe. Indian textiles such as cotton, linen, silk, and woolen goods already had markets in Asia and Africa. With the coming of industrialization in England, the textile industry there made important headway. There was now a reverse of the direction of textile trade between Britain and India. There was a massive import of machine-made clothes from English factories to Indian markets. This import of large amount of products manufactured by mechanical looms in England led to increased threat for the handicraft industries as the British goods were sold at a much cheaper price. तो सबसे पहले जो इंडियन हैंडलूम था उसका बहुत बड़ा मार्केट यूरोप में था। और ये जो इंडियन टेक्सटाइल थे जैसे कि कॉटन, लाइनन, सिल्क और वुलन, ये सब का ऑलरेडी एशिया और अफ्रीका में मार्केट था। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया इंग्लैंड से, तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो एक ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका था। यहाँ पे एक रिवर्स डायरेक्शन स्टार्ट हो गया टेक्सटाइल ट्रेड का ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े स्तर पे मशीन का सेटअप किया गया और मशीन से कपड़े बनाए गए। और जो इंग्लिश फैक्ट्रीज है वो अपना जो कपड़ा था वो ये इंडियन मार्केट्स में लेके आए। ये बहुत ही लंबे बहुत ही बड़े अमाउंट में इस प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे मशीन के द्वारा। और वो इंग्लैंड में जब उसका प्रोडक्शन बढ़ गया तो वो क्या किए, अपना प्रोडक्शन भारत में लेके आए। और जो भारत का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो अब खतरे में आ चुका था, क्योंकि जो ब्रिटिश का जो सामान था वो बहुत ही सस्ते दाम पे यहाँ पे बेचा जा रहा था। द ब्रिटिश सक्सीडेड in selling their goods at a cheap price as foreign goods were given free entry in India without paying any duty. On the other hand, Indian handicrafts were taxed heavily when they were sent out of the country. Besides, under the pressure of its industrialists, British government often imposed a protective tariff on Indian textiles. Therefore, within a few years, India from being an exporter of cloths became an exporter of raw cotton and an importer of British clothes. This reversal made a huge impact on the Indian handloom weaving industry, leading to its virtual collapse. It also created unemployment for a large community of weavers. Many of them migrated to rural areas to work on their lands as agricultural laborers. This, in turn, put increased pressure on the rural economy and livelihood. This process of uneven competition faced by the Indian handloom industry was later dubbed by Indian nationalist leaders as de-industrialization. तब क्या हुआ कि ये जो ब्रिटिश थे वो अपने सामान को सस्ते दामों पे, जो अपने सामान लेके आए थे उसको बेचने में वो सफल हो गए थे, क्योंकि जो इंडियंस थे वो क्या करते थे, ब्रिटिश के सामान पे कोई भी टैक्स या फिर ड्यूटी नहीं लेते थे, उनको फ्री एंट्री दे देते थे। लेकिन वही दूसरी तरफ जो ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट था, अगर वो कहीं दूसरे देश में जाता था उसके ऊपर बहुत ज्यादा हेवी टैक्सेशन लगाया जाता, बहुत ज्यादा हेवी टैक्स लगा दिया जाता था। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन पे प्रेशर बनाया गया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने एक प्रोटेक्टिव टैरिफ यूज किया कि इंडियन टेक्सटाइल्स पे। इसकी वजह से कुछ सालों में ही जो भारत था वो पहले एक्सपोर्टर था, कपड़ों को वो बाहर भेजता था, लेकिन अब क्या हो गया, सिर्फ वो रॉ कॉटन को ही बाहर भेजता था, वो रॉ कॉटन का एक्सपोर्टर हो गया। और ब्रिटिश जो कपड़े बनाते थे उसका वो इम्पोर्टर हो गया, वो उस चीज को खरीदते थे। और ये जो रिवर्सल था, मीन्स हम लोग सामान जो है वो रॉ मटेरियल दिया और वहां पे से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है ब्रिटिश से जो बन के आया, तो हमारा जो चीज है वो तो सस्ता आया, लेकिन जो उनकी चीजें थी वो महंगी बिकी। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हमारे इंडियन हैंडलूम वेविंग इंडस्ट्री पे, जिससे हमारा पूरी तरह से कोलैप्स हो गया इंडस्ट्री। इससे बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, लोगों के पास जॉब नहीं थी, जैसे वेवर्स का जो कम्युनिटी था उसके पास तो कोई जॉब नहीं बचा। और बहुत सारे जो ऐसे थे जो रूरल एरियाज को छोड़ के, अपने लैंड्स को छोड़ करके, एग्रीकल्चर लेबर्स को छोड़ के माइग्रेट कर गए।
इससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा प्रेशर हुआ रूरल इकोनॉमिक एरिया पे और उसकी जीवन यापन करने के तरीके पे। और ये जो प्रक्रिया था वो एक कंपटीशन बन गया इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए, जो कि बाद में जो इंडियन नेशनल लीडर्स थे उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। ठीक है। The main aim of the British was to transform India to a consumer of British goods. As a result, textile, metalwork, glass, and paper industries were soon out of work. By 1813, the Indian handicrafts lost both their domestic as well as foreign market. Indian goods could not compete with the British factory-made products where machines were used. These markets were now captured and monopolized by Britain by means of war and colonization. From an exporter, India became an importer of these goods. They extracted money from the Indian rulers, merchants, zamindars, and even the common people. Added to this brain were the profit made through trade and also the salaries of the officials. It was evident that their economic policies were meant to serve the interest of the East India Company and later the British Empire. तो जो मुख्य लक्ष्य था ब्रिटिश का वो क्या था कि वो भारत को एक पूरे रूप से ट्रांसफॉर्म कर देते। वो ब्रिटिश का जो भी सामान था उसका वो भारत को कंज्यूमर बना देते, जो भारत है वो ग्राहक बनेंगे, वही खरीदेंगे ब्रिटिश के सामानों को। इसके परिणाम स्वरूप जो टेक्सटाइल, मेटल वर्क या फिर ग्लास और पेपर इंडस्ट्री था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। 1813 आते आते जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो अपना डोमेस्टिक स्तर भी खो देता फॉरेन मार्केट, मतलब अपने यहाँ तो बेच नहीं सकते और फॉरेन मार्केट में क्या बेचेंगे, ऐसी स्थिति हम लोग की बन गई थी। जो इंडियन सामान था वो ब्रिटिश फैक्ट्री का जो मेड प्रोडक्ट था, ब्रिटिश फैक्ट्री के यहाँ से जो प्रोडक्ट्स बन के आते थे उससे कंपटीशन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो मशीन से बना हुआ होता था। और ये जो मार्केट है वो कैप्चर कर लिया गया ब्रिटिश के द्वारा, इसको मोनोपलाइज किया गया, जैसे भी हो चाहे इसको कोलोनाइज कर ले या फिर युद्ध से उस मार्केट को जीत लिया। अब जो इंडिया जो एक्सपोर्टर था वो क्या हो गया, जो अपने सामान को बेचता था, जो इंडिया एक्सपोर्टर था वो अब इंपोर्टर बन गया ब्रिटिश गुड्स का। और वो जो हमारे जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत सारे पैसे एक्सट्रैक्ट किए इंडियन रूलर से, मर्चेंट, जमींदार, यहाँ तक कि आम आदमी को भी ब्रिटिश ने नहीं छोड़ा और बहुत सारे प्रॉफिट कमाए ट्रेड के थ्रू। और साथ में जो ऑफिशियल्स यहाँ पे वर्क करते थे उनको बहुत ज़्यादा सैलरीज हाई मिलती थी, बहुत ही हाई पेमेंट किया जाता था। इसकी वजह से जो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज था वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था और सिर्फ हमारा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज था वो किसके इंटरेस्ट पे वर्क कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी, और बाद में ये ब्रिटिश का जो साम्राज्य था उसके इंटरेस्ट के अनुसार हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज वर्क कर रहा था। नाउ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड लैंड सेटलमेंट्स, हम लोग देखेंगे कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और लैंड सेटलमेंट्स क्या था। Since ancient times, the main source of livelihood for the people were agriculture. Hence, land tax had formed a principal source of revenue for all the emperors all over the world. In the 18th century, the main occupation of the Indian people were agriculture. During British rule, revenue from land kept on increasing, and the reasons for this were many. Earlier, the British had come to trade with India. Gradually, they wanted to conquer the vast territory of India, for which they needed a lot of money. They also needed money for trade projects of the company as well as for the cost of running the administration. The British carried out a number of land revenue experiments which caused hardship to cultivators. They extracted taxes from the farmers to finance their policies and war efforts. Direct and indirect means were carried out to bring about this collection of revenue for the British. This affected the lives of the people who could not meet their daily needs because they had to provide the landowners and the collectors their share in the produce. Local administration failed to provide relief and national justice to the rural poor. तो प्राचीन समय से क्या हुआ कि जो जीवन यापन का जो मेन सोर्स था लोगों का वो क्या था, खेती था। हम लोगों ने पढ़ा ना कि सबसे पहले खेती आया था। हम लोगों ने जब इंसान ने जब रहना सीखा, जब उन्होंने बीज से पौधा उगाना सीखा तो उन्होंने सबसे पहले क्या करना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर। ये मेन ऑक्यूपेशन था हमारे एंशियंट टाइम से। और आज भी ये चीज फार्मर जो है हमारे किसान जो है वो एग्रीकल्चर ही करते हैं। ठीक है। ये जो लैंड टैक्स था वो एक प्रिंसिपल सोर्स बन चुका था। वो जितने भी सम्राट थे, जितने भी राजा महाराजा थे, उनसे लैंड टैक्स लेते थे ये ब्रिटिश। 18th सेंचुरी में इनका जो मेन ऑक्यूपेशन हो गया था इंडियन पीपल का वो था खेती करना। और ब्रिटिश रूल के दौरान ये जो भी जिनके पास भी लैंड है उनको
टैक्स देना पड़ता था बहुत बड़ी मात्रा में, और इसका रीजन बहुत सारे थे। कौन कौन से रीजन थे? सबसे पहले जो ब्रिटिश थे वो भारत तो आए थे किस कारण से? व्यापार करने के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे वो क्या कि इस इंडिया के जो क्षेत्र थे, जो टेरिटरी थे, उसे धीरे धीरे कॉन्कर करना स्टार्ट कर देते हैं, और इससे वो बहुत सारे पैसों की उन्हें जरूरत होती है, और वो बहुत सारे पैसे क्या करते थे? ट्रेड के लिए यूज करते थे। प्रोजेक्ट था, कंपनी खड़ा करना है और साथ में अपना शासन भी तो चलाना है, तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो जो ब्रिटिश थे वो बहुत सारे लैंड रेवेन्यू लेके आए, एक्सपेरिमेंट करते रहे, और जितने भी कल्टीवेटर्स थे उनसे बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करवाते रहे, और वो पैसे को टैक्स के रूप में एक्सट्रैक्ट किए फार्मर से। फिर उनका जो फाइनेंस पॉलिसी था वो भी बहुत ज्यादा बेकार था, और उन्होंने बहुत सारे युद्ध भी लड़े। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो थे वो क्या कर रहे थे? ब्रिटिश जो हमसे रेवेन्यू का कलेक्शन कर रहे थे, इसकी वजह से जो लोग थे वो अपने डेली नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो लैंड ओनर्स थे और जो कलेक्टर्स थे वो उनके प्रोड्यूस को ले जाते थे छीन के, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या था? फेल हो चुका था। वो ना ही अपने जनता को, अपने लोगों को ना ही वो रिलीफ प्रोवाइड कर पा रहा था, ना ही उसको नेचुरल जस्टिस दे रहा था। जो रूरल, जो ग्रामीण, जो पुअर लोग थे उनको ना ही कोई जस्टिस मिल पा रहा था, और ना ही कोई उन्हें रिलीफ मिल पा रहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार इन 1793. It made the landlord or jamindar deposit a fixed amount of money in the state treasury. In return, they were recognized as hereditary owners of land. This made the jamindar the owner of the land. The amount of revenue to be paid to the company was fixed for a period of time, which made the British financially secure. Now they knew in advance as to how much revenue was coming in from the state. The Jamindar also knew how much revenue was to be paid. So, to get surplus revenue for themselves, they asked the peasants to increase production. But if the Jamindar failed to pay the fixed revenue on time, his land was sold off to another Jamindar. The British stood to be benefit from this settlement as the new class of Jamindars that emerged became their political allies. They supported the British in times of need and acted as a buffer between them and the peasants. This class, in fact, supported the British against the freedom movement. तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने क्या किया? एक परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया बंगाल और बिहार में 1793 में। इससे जो लैंडलॉर्ड या फिर जो जमींदार थे उन्हें फिक्स अमाउंट का जो पैसा था वो स्टेट के खजाने में डालना पड़ता था। इसके बदले में उनको जमीन का जमींदारी मिलता था। इससे जो जमींदार थे वो जमीन के मालिक बन बैठे, और जो अमाउंट था रेवेन्यू का उसे कंपनी को पे करना रहता था, और ये फिक्स था। ठीक है, टाइम के लिए, एक टाइम के लिए वो फिक्स कर दिया जाता था। और जो ब्रिटिश थे वो फाइनेंशियली अब सिक्योर हो चुके थे, उनका आर्थिक स्थिति पूरी तरह से सिक्योर हो चुका था, क्योंकि वो रेवेन्यू लेते थे ना। अब क्या हुआ कि वो जान गए कि इसका ये जो रेवेन्यू सिस्टम है इससे हम लोग को कितना फायदा हो रहा है, हमारा जो स्टेट है वो प्रोग्रेस कर रहा है, हमारा जो ट्रेजर है वो भी भर रहा है धीरे धीरे। तो ये जो जमींदार थे वो भी, उनको पता था कि उन्हें कितना रेवेन्यू भरना पड़ता है, इसलिए वो जो जमींदार है उनको भी तो अपने लिए कुछ पैसा चाहिए। तो वो क्या करते थे, उनको जितना रेवेन्यू सरकार की तरफ बोला गया था उसमें वो कुछ ज्यादा पैसा ऐड कर देते थे, और उतना पैसा के लिए वो किसानों को क्या बोलते थे कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ, तुम अपनी उपज को बढ़ाओ। लेकिन अगर जो जमींदार है वो उस फिक्स्ड रेवेन्यू को भरने में फेल हो जाता था, टाइम से वो भर नहीं पाता था, तो उसका जो जमीन है उसे दूसरे जमींदार को बेच दिया जाता था। और जो ब्रिटिश है वो समझ चुके थे इसमें कितना फायदा है इस सेटलमेंट में, और जो नया क्लास जो जमींदार का बनेगा वो हमारे पॉलिटिकल एलाइज होंगे। वो ब्रिटिश को सपोर्ट भी करते थे ये जमींदार। ठीक है, जब किसान और उनके बीच में जब कुछ झगड़े होते थे तो ये जो जमींदार है वो ब्रिटिश को ही सपोर्ट करते थे। और इनफैक्ट ये ब्रिटिश को फ्रीडम मूवमेंट, जब आजादी का जब चल रहा था लड़ाई, तो उसमें भी ये जो जमींदार है वो कैसे सपोर्ट करते थे? ब्रिटिश को। इन 1822 द ब्रिटिश introduced the Mahalwari settlement in the northwestern provinces, Punjab, the Ganga Valley, and parts of central India. Here, the basis of assessment was the product of a mahal or estate, which may be a village or a group of villages. Here, all the properties of mahal were jointly responsible for paying the sum of revenue assessed by the government. Unfortunately, it brought no benefit to the peasants as the British demands were very high. 1822 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने महलवारी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, जैसे कि पंजाब, गंगा वैली और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में। यहाँ पे जो असेसमेंट का जो बेसिस था वो क्या था? महल या फिर स्टेट। इसमें जो विलेज है या फिर जो उसका जो ग्रुप है वो यहाँ पे
काम कर रहा था। यहाँ पे जितने भी प्रोप्रिएटर्स थे महल के, वो ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल थे कि वो ऐसे रेवेन्यू को जाके गवर्नमेंट को पे करें। और दुर्भाग्यवश इस रेवेन्यू सिस्टम से, इस महलवारी सेटलमेंट से किसान को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिश का जो डिमांड था बहुत ही ज्यादा था, बहुत ज्यादा हाई था। The Ryotwari settlement was introduced in the beginning of the 19th century in many parts of Bombay and Madras presidencies. Here, the land revenue was imposed directly on the ryots, the individual cultivators who actually worked on the land. The peasant was recognized as the owner of the land as long as he was able to pay the revenue, but the exploitation continued within the high revenue demands. उसके बाद महलवारी सेटलमेंट के बाद रियोटवारी सेटलमेंट आया, जो कि 19th सेंचुरी के बिगनिंग में स्टार्ट हुआ था। इसमें बहुत सारे जो पार्ट थे बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज वो इससे अफेक्टेड रहे हैं। यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू था वो डायरेक्टली रियात से लिए जाते थे या फिर इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स थे जो अपने लैंड में वर्क करते थे। और ये जो किसान थे वो अपने रिकॉग्नाइज कर चुके थे कि जो जमीन के ऑनर है, अब वो उनको पैसा को पे नहीं कर पाएंगे, वो एबल नहीं है। लेकिन फिर भी उनका एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता गया, शोषण बढ़ता गया और हाई रेवेन्यू डिमांड्स भी बढ़ता गया। हमेशा मतलब कि जो भी रेवेन्यू लेते थे ब्रिटिश वाले, वो अपना टैक्स बढ़ाते गए। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा कि अ, यहाँ पे आपने देखा परमानेंट सेटलमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, फिर महलवारी सेटलमेंट पढ़ा और रियोटवारी सेटलमेंट। तो ये जो तीनों सेटलमेंट है, आप इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इन टेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।